नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी की खबर से। इस वक्त वहां से खबर ये आ रही है कि गंगोत्री हाईवे में एक बस हादसा हो गया है जिसमें कुछ यात्रियों के मारे जाने की खबर है और ये बताया जा रहा है कि गंगोत्री से उत्तरकाशी एक बस जा रही थी जहां पर ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त किशोर रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस पर और जानकारी के साथ। किशोर रावत हमारे सहयोगी, क्या जानकारी मिली है? ये हादसा कहां पे हुआ, कितने लोगों के मारे जाने की खबर है? हादसे के बारे में क्या विस्तार मिला है अब तक किशोर? नगमा, ये गंगोत्री से उत्तरकाशी की तरफ बस जा रही थी जिसमें जो यात्री थे वो सभी गुजरात से थे और ये बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मौके की सूचना जैसी गांव वालों ने SDRF उनको दी, तुरंत उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 27 लोगों को मौके पर ही तुरंत जो खाई से उनको सड़क पे लाया गया। कई लोग घायल थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक खबर इसमें ये आ रही है कि 7 लोगों की मृत्यु होने की खबर आ रही है। अभी प्रशासन कुछ लोग जो फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहा है और लगभग जो इनकी संख्या थी पहले 33 आ रहे थे, लेकिन अब जो SDRF ने अपडेट किया है उसमें 35 यात्री थे। सवारी सभी गंगोत्री से दर्शन करके वापस लौट रहे थे और उत्तरकाशी से ये हादसा हुआ। जी, तो खबर अभी आ रही है कि 7 लोग मारे गए हैं, लोग इसमें घायल होंगे, जो बचे भी हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या उनकी कोई जानकारी वहां पर से जहां पे ये हादसा हुआ वहां पे मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध हैं, इस तरह की कोई जानकारी भी मिल रही है? बिल्कुल, जैसे ही जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सूचना दी, स्थानीय लोगों ने खुद इसमें नीचे जाकर लोगों को बचाने की कोशिश करी। SDRF ने एम्बुलेंस वहां पे पहुंचाई गई और जो लोग घायल थे उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उत्तरकाशी में जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल सभी में उनको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये खबर जरूर है कि इसमें 7 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बस में सवार जो तमाम यात्री थे वो गुजरात से थे, गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही थी बस। ये बस जो है वो खाई में गिरी है, यानी कि एक हादसा हुआ है यहाँ पर। ये खबर इस वक्त आ रही है। 7 यात्रियों की मौत हुई है, 33 कुल यात्री इसमें सवार थे। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए किशोर। इधर हिमाचल प्रदेश में जिन इलाकों में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हो रही है और बारिश हुई है, उस वजह से वहां पे बहुत तबाही हुई है, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उन सभी इलाकों के में जो हालात हैं उनका जायजा लेने के लिए वहां पे दौरा कर रहे हैं। शिमला के समर हिल इलाके में भूस्खलन के चलते ढहे मंदिर के मलबे से अब तक 16 शव निकाले गए हैं। शिमला में ड्रोन से ली गई तस्वीरों से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। शिमला के SP के मुताबिक कुछ और ऐसे इलाकों की पहचान भी की गई है जो भूस्खलन और पेड़ गिरने के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। यानी कि जहां पे ज्यादा भूस्खलन हो सकता है, जहां पे पेड़ गिर सकते हैं, इस तरह के इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान को राज्य आपदा घोषित किया है। यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की है। तो आज जो यहाँ पे दौरा हो रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथ मौजूद हैं VD शर्मा। तो आज उन तमाम इलाकों में हालात का जायजा लिया जा रहा है। इस समय हालात वहां पर हैं कैसे? जहां पे दौरा हुआ है उधर बचाव का काम, रेस्क्यू का काम, जिन लोगों का जानमाल का नुकसान हुआ है उनको मदद पहुंचाने का काम, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए नगमा, आज जरूर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके साथ लोकल सांसद, नेता विपक्ष जरूर पहुंचे थे घटनास्थल पर। उन्होंने जायजा लिया। खास तौर पर शिमला की अगर मैं शिबावड़ी मंदिर की बात करूं, जहां से अभी तक 17 शव निकाले जा चुके हैं। 7वां दिन वहां पर आज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी 2-3 दिन और चलेगा, 10 दिन कम से कम चलेगा। वहां का जायजा लिया है उन्होंने और उसके बाद दूसरी जो घटना हुई थी कृष्णा नगर में, वहां भी गए और उसके बाद वहां से लौटने के बाद उन्होंने ब्रीफ किया, मीडिया को ब्रीफ किया कि केंद्र सरकार जो है सहायता दे रही है अलग अलग मदों में। और आज तो ये कह रहे थे कि 200 SDRF के फंड से भी हिमाचल सरकार को जो है दिया गया है।
तो ये सारी बातें उन्होंने कही और ये साथ में ये भी कह गए कि हिमाचल प्रदेश को जिस जिस मद में जो है और भी आने वाले समय में हेल्प की जरूरत होगी वो केंद्र सरकार करेगी, आश्वासन देके वो गए हैं। और उन्होंने ये भी गिनवाया कि अब तक अलग अलग मदों में जो है 600 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है केंद्र सरकार दे चुकी है हिमाचल को। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है जेपी नड्डा से और उन्होंने ये कहा है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है जिस तरह से गुजरात में भूकंप आया था उस वक्त वहां के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया था और उत्तराखंड में जो है केदारनाथ में त्रासदी आई थी वहां के लिए स्पेशल पैकेज जो है दिया गया था, क्यों हिमाचल को ये सब कुछ नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जेपी नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने ये बात कही मीडिया से और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और करीब करीब जो है अगर अभी पिछले 3-4 दिनों की बात करें जब ये इस बार त्रासदी आई तो अभी 75 से ज्यादा मौतें हो चुकी है हिमाचल में। सारा मीडिया, देश का मीडिया दिखा रहा है, स्टेट का मीडिया दिखा रहा है, उसके बावजूद भी जो है केंद्र सरकार क्यों राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही। तो ऐसी बातें जो है, इस तरह की राजनीति भी हिमाचल प्रदेश में हो रही है। जरूर ये बात सही है कि आज जायजा लेकर गए हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री से बात करे जेपी नड्डा या अनुराग ठाकुर, लेकिन अभी जो है हिमाचल को मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं हिमाचल को अभी स्पेशल पैकेज जो है उसकी दरकार है। नगमा जी, धन्यवाद आपका। इस तरह के स्पेशल पैकेज की दरकार है ये भी बताया जा रहा है और साथ साथ मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा भी घोषित किया जाए। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। गृह मंत्री ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जहां जाते हैं रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं। कांग्रेस में हिम्मत है तो अपने 50 सालों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर आए। अमित शाह ने कहा कि जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था वो आज बेमिसाल कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी घेरा। अमित शाह ने कहा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ बताएं कि मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लुटा। 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया। मोदी जी के समय में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का, भारतीयों का जीवन स्तर उठाने का काम हुआ है। 14 करोड़ लोग यानी 10 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और आजादी के बाद ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक 10 साल के समय में 10% लोग, आबादी के 10%, गरीबों के नहीं कहता, गरीबों की गिनेंगे तो 15%, 10% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और इसीलिए मोदी जी को गरीब कल्याण का पुरोधा मानते हैं गरीब। और इसका मैक्सिमम फायदा जो 2-3 राज्यों को मिला है उसमें से एक हमारा 9 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल
भी मध्य प्रदेश में हैं और वहाँ पे सतना में उन्होंने अपना गारंटी कार्ड जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली की गारंटी देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आप दोनों पार्टियों की सरकार देख चुके हैं, अगर बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। हम आम लोग हैं, अन्ना आंदोलन से निकले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते। हम कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी कोई नेताओं की पार्टी नहीं है। मुझे वोट नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपका और आपके परिवार का भविष्य बना सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। ये दूसरी पार्टियों की तरह कोई फालतू का पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, ये वो नहीं है। इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा, ये गारंटी है। जैसे, और है भी केजरीवाल की गारंटी, जैसे गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, वैसे ही केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में संगठन की सर्वोच्च संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बार 50 साल से कम उम्र के युवाओं को जगह मिली है। राजस्थान से सचिन पायलट की कमेटी में एंट्री हुई है। मध्य प्रदेश से कमलेश्वर पटेल का नाम शामिल हुआ है। युवा चेहरों में असम के गौरव गोगोई शामिल हैं, जबकि आलाकमान से असंतुष्ट माने जाने वाले आनंद शर्मा और शशि थरूर का नाम भी है। पश्चिम बंगाल के कोटे से दीपा दास मुंशी को भी सीडब्ल्यूसी में जगह दी गई है। I am deeply humbled and grateful to be part of this major institution alongside my valued colleagues. I have to say that none of us can truly accomplish anything without the lakhs of committed party workers who are the lifeblood of the party. Today, above all, I bow to them. It is their work that keeps the Congress going, and the countless Indians who seek a more inclusive and accepting India deserve the very best we can offer them. I will play my part. बहुत सोच विचार के बाद जो बेस्ट लोग मिल सकते हैं उन लोगों को लेकर लिस्ट बनती है और ये उम्मीद की जाती है कि ये पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और अपनी विचारों से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये एक जिम्मेदारी है, हम पर एक दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का हम निर्वाह करें, वो मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। राजनीति की खबरों से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दुनिया में कोविड के एक नए वेरिएंट की है चर्चा। और अब दुनिया में कोरोना के एक नए वेरिएंट की भी चर्चा है और इस पे जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी अदिति राजपूत। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना वायरस की मार झेल चुकी दुनिया अब दोबारा नए वेरिएंट का नाम सुनकर भी चौंक जाती है और अब खबर आ रही है कि एक नया वेरिएंट सामने आया है। अमेरिका की टॉप डिजीज कंट्रोल एजेंसी यानी सीडीसी कोविड के एक नए वेरिएंट को ट्रेस कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड का ये वेरिएंट और भी ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो रहा है। इस वेरिएंट को BA.2.86 नाम दिया गया है।
कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि जुलाई के अंत से अब तक इस वेरिएंट के मरीज 4 अलग अलग देशों में मिल चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल और डेनमार्क में मिले हैं। WHO ने इसी साल मई में कोरोना को ग्लोबल इमरजेंसी से हटा दिया था, और लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड से अब कोई खतरा नहीं है, हमें अभी भी तैयारी रखनी होगी और सावधानी बरतनी होगी। ये WHO की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था। तो जो कोविड का नया वेरिएंट है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी यहां पर आपको देते हैं। इसका नाम जो है, कोविड का जो नया वेरिएंट है उसका नाम BA.2.86 रखा गया है, और अमेरिका की जो CDC है वो इस फिलहाल नए वेरिएंट को ट्रेस कर रही है, क्योंकि अमेरिका में भी मामले जो हैं वो सामने आए हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका ही इस नए वेरिएंट से प्रभावित लग रहा है। 4 अलग अलग देशों में नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और डेनमार्क का नाम है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की सिर्फ बात करें तो 17% जो नए केस हैं यहां पर वो BA.2.86 की वजह से ही सामने आ रहे हैं। ये यहां पर जो अमेरिका की हेल्थ एजेंसी है CDC, उसका कहना है। और साथ ही इसका ये भी कहना है कि अगस्त का जो पहला सप्ताह है उसमें 10,320 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो US में अगर हम बात कर रहे हैं तो सप्ताह दर सप्ताह कोरोना के जो केस हैं उसमें 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये CDC की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, और कहीं ना कहीं अब ये भी डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है ये जो नया वेरिएंट है, और यही वजह है कि ऐसे में वैक्सीन जो है उसके असरदार होने की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं हम कम हो जाती है। वो हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा था कि जब वैक्सीन का असर कम हो जा रहा था, जब पिछले अलग अलग दौर जो महामारी के झेले गए थे, तब एक बार जल्दी जल्दी लोगों को कोविड हो रहा था, वो भी देखा गया था। नया वेरिएंट आता है तब वो बहुत तेजी से म्यूटेट होता है। अब जब BA.2.86 आया है तो यहाँ पर एक बार फिर से ये चिंता जाहिर की जा रही है कि ये खतरनाक हुआ तो फिर से एक बार कोरोना की जो लहर है वो आ सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर WHO का इस नए वेरिएंट को लेकर क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। WHO का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें ज्यादा म्यूटेट करने की क्षमता है। 10 जुलाई से 6 अगस्त तक दुनिया में 15 लाख नए मरीज जो हैं कोविड के वो यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सारे नए वेरिएंट के मरीज हैं ये बात नहीं है। ये आंकड़ा दिया जा रहा है WHO की तरफ से कि 10 जुलाई से 6 अगस्त तक दुनिया में 15 लाख मरीज कोविड के हैं, यानी कि अगर ये सोच रहे हैं कि कोविड पूरी तरह से जा चुका है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 10 जुलाई से पहले के अगर 28 दिनों की बात करें, जो पिछले 28 दिन है, अगर उनकी बात करें तो उसकी तुलना में 80% ज्यादा है ये मामले। यहाँ पर ये एक जरूर चिंता की बात है। हालांकि जान गंवाने वालों का आंकड़ा जो है वो इस ड्यूरेशन में कम हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो नए वेरिएंट को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन में तनाव जाहिर किया गया है, चिंता जाहिर की गई है, और अब यहाँ पर WHO का कहना है कि बेहतर सर्विलांस जो है वो किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसकी बहुत ज़रूरत है और रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। यदि अगर किसी को लक्षण पाए जा रहे हैं किसी भी तरह के तो वो टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि ये बात सामने आए कि ये नया वेरिएंट है या नहीं है। और WHO का ये भी कहना है कि लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये तेजी से म्यूटेट कर रहा है, तो तेजी से विकसित हो रहा है ये जो नया वेरिएंट है BA.2.86। तो यहाँ पर अब थोड़ी चिंता की बात जरूर है नए वेरिएंट्स के लिए जो वैक्सीन है, लेकिन यहाँ पर यह भी एक राहत की खबर है कि वो अपडेट किए जा रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें फाइजर की, तो फाइजर जो है वो अपने जो वैक्सीन है अब उनको अपडेट कर रहा है, अपने नए वैक्सीन का वो परीक्षण कर रहा है, ताकि जो नया वेरिएंट आया है उससे वो आसानी से लड़ सके और ये जो वैक्सीन है ये नए वेरिएंट पर भी असरदार साबित हो। फाइजर के अलावा फाइजर है, बायोनटेक है और नोवावैक्स जो है वो भी मिलकर परीक्षण कर रहे हैं, ताकि जो नया वेरिएंट है इससे लड़ा जा सके। इसके अलावा मॉडर्ना, जिसने कई देशों में वैक्सीन जो है वो सप्लाई किए थे, वो भी अपनी वैक्सीन को अपडेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर चिंता आ रही है, नया वेरिएंट आ रहा है कहीं ना कहीं, तो कोशिशें भी की जा रही हैं उससे लड़ने के लिए, वैक्सीन को अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर राहत की बात भारत के लोगों के लिए ये भी है कि भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय का यहाँ पर कहना है कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और ऐसा कोई खतरा अभी भारत में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दुनिया पहले जरूर तैयार नहीं थी इतनी बड़ी महामारी से कि कैसे निपटना है, लेकिन अब लोगों को पता है, आपको पता है, हमको पता है कि क्या सावधानियां बरतनी है। तो सावधानी रखें, अपना ख्याल रखें। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और
और दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर आज से टमाटर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। एनसीसीएफ और नाफेड के जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती कीमत पर टमाटर मुहैया करवा रही है। इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी यूसुफ खान। सरकार का बड़ा तोहफा, अब 40 रुपए किलो की दर से बिकेगा 1 किलो टमाटर। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2023 रविवार से 40 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने का निर्देश दिया। डिपार्टमेंट ऑफ एनसीसीएफ एन नफेड को 40 रुपए प्रति किलो के टमाटर बेचने को कहा है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? जी महाराज जिंदर कौर। अच्छा, तो टमाटर पहले से सस्ते हुए? अरे जी हमने तो सुबह 220 के खरीदे थे, अब तो 50 रुपए ले रहे। अच्छा, अब ये 50 रुपए किलो बेच रहे मंडी में? 50 रुपए अभी हमने। अच्छा, तो पूरी मंडी में यही बेच रहे हैं, 50 रुपए किलो ही बेच रहे हैं? एवरेज 50 है, सारे सब यही बात है। अच्छा, इससे कम नहीं दे रहा कोई, इससे कम कोई रेट नहीं दे रहा। 50 रुपए किलो तो दे ही नहीं रहा था कोई भी। अच्छा। मैंने 10 दुकानों पे घूमा, 50 रुपए किलो कम नहीं देता। 60 रुपए बोलते हैं, बस 50 रुपए में दे देते। ठीक है, विद इन वीक आपका 100 से 50 हो गया है, तो विद इन वीक है, तो थोड़े दिन में हो सकता है कि 30 कम तो 30 बढ़ते भी हो सकता है। प्याज महंगे हो गए, प्याज कॉस्टली हो गया आगे से। प्याज जब 20 रुपए महंगा हो गया है, थोड़ा कॉस्टली हो गया। अच्छा, तो टमाटर सस्ते हुए तो प्याज महंगा हो गया? प्याज महंगा हो गया, खैर अभी सस्ते नहीं हुए, हमारी पहुंच से तो फिर बाहर ही है अभी भी, पर वो खाने तो है ही है ना, टमाटर तो लेना ही है। अब वो है कि आप ले सकते हो, पहले आप नहीं ले सकते, आधा किलो तक लेते थे, अब आप 1 किलो तक लेते थे, आधा किलो लेते थे। आइए कुछ व्यापारियों से भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फरमान। फरमान, ये क्या कहते हैं, पहले से सस्ते हुए हैं टमाटर? टमाटर पहले से सस्ता हुआ है, पहले बिक रहा 200 250, फिर 150 बिका, फिर 100 बिका, अब 50 बिक रहा है। अच्छा, और क्या कहते हैं, जो टमाटर अगर सस्ता हुआ तो लोग बोल रहे हैं प्याज महंगा हो गया? हाँ जी, जब टमाटर सस्ता हुआ तो प्याज अब बढ़ेगी, अब प्याज धीरे धीरे महंगी होगी, पीछे से प्याज कम आ रही है और फसल प्याज की कम है, तो इसलिए प्याज बढ़ेगी। लेकिन एनसीसीएफ और नफेड के ने तो बोला है कि 40 रुपए के दर से टमाटर बेचे जाएंगे। 40 रुपए किलो बिक रहा है, जो सरकारी गाड़ी है वो 40 रुपए किलो ही बिक रही है, बाकी जो मंडी में बिक रहा है वो 50 बिक रहा है। नेहरू प्लेस में वो लाइन लग के बिक रहा है, नेहरू प्लेस में गाड़ी लगती है, वो 1 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर इससे ज्यादा नहीं देती। अच्छा, 1 किलो से 2 किलो ही देंगे टमाटर? लाइन में नंबर ही जब होता है, मालिक खत्म हो जाता है। सरकार की कोशिशों के चलते लोगों की पहुंच से बाहर टमाटर अब एक बार फिर रसोई की शान बढ़ाएगा। टमाटर की कीमत देश में 300 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन बीते 14 जुलाई से सरकार ने लोगों को पहले प्लान के मुताबिक टमाटर सस्ते में मुहैया कराना शुरू कर दिया है। पहले 90 रुपए किलो, फिर 50 रुपए किलो टमाटर, और 20 अगस्त से 40 रुपए टमाटर दिए जा रहे हैं। दिल्ली से यूसुफ खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीते 47 साल में चांद पर भेजा गया रूस का पहला मून मिशन नाकाम रहा है। रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। शनिवार शाम 5:27 पर रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस का संपर्क लूना 25 स्पेसक्राफ्ट से टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आई थी। इसके बाद उससे संपर्क करने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। लूना 25 को 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। इससे ठीक 2 दिन बाद भारत के चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है। ऐसे में भारत की निगाहें रूस के इस मून मिशन पर थीं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चांद की कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है, जिससे ये चंद्रमा के और करीब आ गया है। उम्मीद है कि 23 अगस्त की शाम 5:45 पर चांद की धरती पर लैंड करेगा। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।